स्मारक प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। स्मारक या अवशेष। स्मारक ऐसी इमारतें हैं जो आज भी लगभग उसी रूप में मौजूद हैं। इन इमारतों के अध्ययन से हमें जहां एक ओर उनका तकनीकी कौशल, रहन सहन के स्तर और उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर इससे उनका कला के प्रति दृष्टिकोण का भी पता चलता है। भव्य इमारतों से जहां उस शासन की सक्षमता का पता चलता है, वहीं छोटी व कमजोर इमारतों से उस शासन या राजवंश की कमजोर आर्थिक स्थिति ज्ञात होती है। प्रयुक्त सामग्री, डिजाइन और उसकी भव्यता से उस काल की तकनीकी कुशलता की जानकारी मिलती है। जहां तक कला के प्रति दृष्टिकोण का प्रश्न है, तो इन इमारतों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जहां उत्तर भारत में नागर शैली का प्रयोग किया जाता था, वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का, जबकि मध्यवर्ती भारत में इन दोनों ही शैलियों के सम्मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ था, जिसे बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। विभिन्न शासकों द्वारा प्रदान की गई गुफाएं, विभिन्न शासकों द्वारा बनवाए गए स्तूप, चैत्य और विहार से भी हमें तत्कालीन इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद मिलती है। उदाहरणार्थ, अशोक और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा बराबर पहाड़ियों में आजीविक संप्रदाय को दी गई गुफा आज भी मौजूद है। इसी प्रकार कनिष्क व दूसरे शासकों द्वारा स्तूप, चैत्य और विहार आदि निर्मित किए गए थे, जिससे संबंधित धर्म के प्रति शासक का दृष्टिकोण, आम जनता के आकर्षण और उस धर्म के विस्तार की जानकारी मिलती है। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में जो मंदिर व स्तूप मिले हैं, उससे भारतीय संस्कृति के प्रसार पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। उदाहरणार्थ, जावा का बोरोबुदूर का मंदिर और कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर इस बात के प्रमाण है कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का फैलाव इस देश की सीमारेखा के बाहर भी हो रहा था। अवशेष उत्खनन से जो अवशेष पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं, उससे प्रागैतिहास और आद्य इतिहास काल पर विशेष प्रकाश पड़ा है। यहाँ तक कि ऐतिहासिक काल में भी इसकी प्रासंगिकता बनी रही। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और यहाँ तक कि कांस्ययुगीन संस्कृति की जानकारी मुख्यतः इन अवशेषों से ही प्राप्त होती है। इनकी बस्तियों और इनके द्वारा प्रयुक्त हथियारों से जहां एक ओर इस काल की संस्कृति के संदर्भ में अनुमान लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर इनके तकनीकी कौशल की भी जानकारी प्राप्त होती है। इन पुरावशेषों से ही हमें ये जानकारी मिलती है कि पाषाण काल में लोग आमतौर पर पहाड़ों या पहाड़ी घाटियों में ही रहते थे। इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पाषाण उपकरणों हस्तकुठार, विदारणी, गैंडासा, खंडक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी और तक्षनी से तकनीकी कौशल और विकास की जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता, जो एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, के संबंध में जानकारी का एकमात्र स्रोत इसके पुरावशेष ही हैं। यद्यपि इस सभ्यता के निवासियों द्वारा लिपि का प्रयोग किया जाता था, तथापि दुर्भाग्यवश अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही इस सभ्यता की विवेचना की जाती है। ऐतिहासिक काल में भी इसका महत्व बना रहा। उदाहरणार्थ, मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र और उनके राजमहल के अवशेष कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों को देखकर यह कतई नहीं लगता कि यह राजमहल उतना भव्य रहा होगा, जितना आमतौर पर साहित्यिक कृतियों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर से भी उस भव्यता का एहसास नहीं होता जो साहित्यिक स्रोतों में देखने को मिलती है। इस खंडहर से ऐसा नहीं लगता कि यहाँ 10,000 छात्र शिक्षक एक साथ रहे होंगे, जैसा कि चीनी यात्री ह्वेनसांग हमें बताते हैं। हस्तिनापुर की खुदाई के आधार पर डॉक्टर बीबी लाल का मानना है कि महाभारत में वर्णित कौरव पांडवों का युद्ध लगभग 900 BC में हुआ था। अवशेषों में जो मोहरें मिली है, उससे भी प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में सहायता मिलती है। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें मिली थीं। आधार पर हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार बसाड़, प्राचीन वैशाली में जो 274 मिट्टी की मोहरें मिली थीं, उनसे 4वीं सदी ईस्वी में एक श्रेणी का पता लगा जिसके साहूकार, व्यापारी और माल ढोने वाले सभी प्रकार के सदस्य थे। इस श्रेणी का कार्य वैशाली तक ही सीमित नहीं था। इसके सदस्य उत्तर भारत के अनेक नगरों के निवासी थे। संभवतः कुछ शिव और विष्णु के मंदिर भी अपनी संपत्ति का प्रबंध इसी श्रेणी के द्वारा कराते थे। इन मोहरों से यह निष्कर्ष निकलता है कि गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था में श्रेणियों का बहुत महत्व था। मिट्टी के बर्तनों, पुरातात्विक स्रोतों में मृद्भांडों का भी अपना महत्व है। ये मृद्भांड तात्कालिक समाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। इन मृद्भांडों के द्वारा हम न सिर्फ उनकी तकनीकी कुशलता को जान लेते हैं, बल्कि उसके फैलाव से उस संस्कृति के विस्तार को भी जान लेते हैं। ये मृद्भांड प्रागैतिहास से लेकर ऐतिहासिक काल तक पाए जाते हैं, तथापि इसका महत्व प्राक इतिहास और आद्य इतिहास के लिए अधिक है। उदाहरणार्थ, ऋग्वैदिक काल के लोगों द्वारा BRW, OCP और PGW मृद्भांडों का प्रयोग किया जाता था। इन तीनों प्रकार के मृद्भांडों से तकनीक में हो रहे परिवर्तन की स्पष्ट जानकारी मिलती है। इन मृद्भांडों के पाए गए स्थलों के विश्लेषण से ऋग्वैदिक समाज के विस्तार का पता चलता है। यह क्षेत्र मुख्यतः उच्च गंगा घाटी वाला क्षेत्र है, जो सप्त सैंधव के नाम से जाना आता है।
उत्तर वैदिक काल में BW, RW, BRW और PGW प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं। इन मृदभांडों से जहां तकनीक में हो रहे विकास का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर इससे उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के फैलाव का पता चलता है। यह क्षेत्र वस्तुतः मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है, जो पूर्व में सदानीरा, आधुनिक गंडक नदी और दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था, जो आर्यावर्तम नाम से विदित है। इसी प्रकार बुद्ध काल की पहचान NBPW संस्कृति से होती है। इस मृदभांड से तकनीकी कुशलता के साथ साथ भौगोलिक विस्तार का भी पता चलता है। यहाँ ये तथ्य उल्लेखनीय है कि OCP से बेहतर तकनीक PGW की है और PGW से बेहतर तकनीक NBPW की है। ये तकनीकी कुशलता के क्रमिक विकास को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर इनके फैलाव से उस संस्कृति के भौगोलिक विस्तार का पता चलता है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि इतिहास के पुनर्निर्माण में मृदभांड अहम भूमिका निभाते हैं।